हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 6 का। और लास्ट वीडियो में हमने 1 to 10 किया था। आज 11 to 20 नेक्स्ट 10 क्वेश्चन तीन सेट में कर रहे हैं हम लोग, 1 to 10, 11 to 20 और 21 to 31। टोटल 31 क्वेश्चन है फ्रिक्शन का एक्सरसाइज में। तो आज 11 to 20 करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो लास्ट वाला पहले देखिए। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या है कि जो शुरू का वीडियो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इजी रहते हैं, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आगे और डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो यही होना भी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कंसिडर सिचुएशन सोन इन फिगर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक, टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द 1 kg ब्लॉक्स। अच्छा, इसमें टेंशन पूछा है। सपोज द टेंशन इज T is the टेंशन, इसका टेंशन पूछा है। पहले तो बोला एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों वन के ऑफकोर्स दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू 0.5 kg, फिर इसके अंदर टेंशन पूछा है। समझ को ये T डैश है। ठीक है, ठीक है, निकालते हैं। इनका एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन भी निकालना है। ठीक है, इनका एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है। ओके, तो लेट्स डू दिस। फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए पहले। सारा ही क्वेश्चन में वही अप्रोच रहेगा, कोई चेंज नहीं है अप्रोच में। पूरे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सेम अप्रोच हम लोग रखते हैं। 1 kg और एक और 1 kg मास है और एक ½ kg मास है, उसका भी ड्रा कर लो। एक ½ kg मास है। ओके, अब तीनों ही देखो अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तीनों ही अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। 1g हो जाएगा वेट, ये इसका अर्थ के साथ जो इंटरैक्शन है वो दिखा रहा है। ठीक है, और 0.5 kg स्ट्रिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। 0.5 kg जो है वो स्ट्रिंग के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है। तो स्ट्रिंग में मान लो टेंशन T डैश है, यहाँ टेंशन T है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो 0.5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब 1 kg पे आते हैं, ये वाला 1 kg है ये। ठीक है, तो किसके किसके साथ इंटरैक्ट कर, अच्छा दोनों ही 1 kg जो है सरफेस के साथ इंटरैक्ट कर। सरफेस क्या कर रहा है, सरफेस इन दोनों का मोशन इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन मोशन कंस्ट्रेन होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सो यू हैव नॉर्मल रिएक्शन से N1 N2, ऐसे दोनों सेम ही रहेगा, बट ठीक है चलो। ठीक है, और किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ये वाला 1 kg स्ट्रिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। स्ट्रिंग जिधर है उधर ही टेंशन लगा देना है T। ये जो है दो स्ट्रिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, इधर दोनों रोप से इंटरैक्ट कर रहा है। ये दोनों स्ट्रिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। तो यहाँ पे लेफ्ट में जो इंटरैक्शन है वो T हो गया, राइट का जो टेंशन है वो T डैश हो गया। ठीक है, सो दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, इसमें मैंने फ्रिक्शन नहीं ड्रा किया है। क्वेश्चन मेक्स सेंस की डायनेमिक फ्रिक्शन का बात कर रहा है ये। ठीक है, तो डायनेमिक फ्रिक्शन हमेशा ही μn होता है। तो इस पे एक डायनेमिक फ्रिक्शन लगा लो, दूसरा कलर ले लेते हैं। दिस इज μn, म्यू इज 0.2 n। ठीक है, यहां भी एक डायनेमिक फ्रिक्शन लगा लो। ठीक है, सपोज करो एक्सेलरेशन a है, अगर इन दोनों का a होगा तो इसका भी a हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज a। ओके, नाउ वी हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम। ऑब्जर्वर तो इनर्शियल है, बाहर ही रखा है हमने, और जो तीनों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब न्यूटन से केला लगा लीजिए। उसके पहले लेट्स ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज वेरी सिंपल टू चूज, वही है। इसमें ये ले लिया, इधर ये ले लिया। ठीक, ओके। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जो है पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, सो
n1 माइनस जी इज गोइंग टू बी 0, और राइट डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से, ये भी ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ए है, तो व्हाट इज नेट फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन? टी माइनस 0.2 n1, ठीक है। तो n1 है कितना भाई? n1 तो g है, तो n1 का वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली, यहां से निकल के आ रहा है ना n1 इज g, ठीक है, इक्वल्स टू 1 है, ठीक। इसका इक्वेशन लिखो भाई, y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, सो n2 माइनस जी इज 0, और x डायरेक्शन है, व्हाट इज द नेट फोर्स? t डैश माइनस t माइनस n2 इज g, सो 0.2 g कर देंगे, इज 1a, ठीक। यहां पे x डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, व्हाट इज नेट फोर्स इन y डायरेक्शन? 0.5 g माइनस t डैश इज, ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, ठीक है। अब एक काम करो, 1 2 3 तीनों जोड़ दो, 1 2 3 जो है इक्वेशन, वो तीनों को जोड़ दो, क्या आएगा बताओ? टी कट जाएगा, टी डैश कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0.5g माइनस 0.4g, मतलब 0.1g आ गया है, इक्वल्स टू 1 है 2 है 2.5 है, ठीक है। व्हाट इज a हियर? a इज 1/25g, अगर g को 10 ले लेते हो तो 10/25 हो जाएगा, मतलब 5 दूनी 10 और 5 25, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर यहां पुट कर दोगे तो t आ जाएगा तुम्हारा 0.4, इसमें पुट कर दो, ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2.4 न्यूटन, ए का वैल्यू 0.4 पुट कर लो, और ये 0.2 इंटू जी 2 हो गया, 2 इधर जोड़ आके जुड़ गया, तो टी हो गया 2.4 न्यूटन, ठीक। अब यहां पे ए का वैल्यू पुट कर लीजिए और टी डैश निकल जाएगा, 0.5 इंटू 0.4 इज 0.2, राइट, 0.2 और इधर 5 है, तो 5 में से 0.2 घटेगा तो 4.8 न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। टी और टी डैश ही पूछा है तुमसे, टी और टी डैश का वैल्यू पूछा है, समझ में आ रहा है जी? दे हैव आस्क्ड यू द वैल्यू ऑफ टी एंड टी डैश, ठीक है, बढ़िया है, ओके। तो ज्यादा देखो लंबा नहीं होता है क्वेश्चन, मतलब स्टेप बाय स्टेप करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। शुरू में ना कोई जल्दबाजी नहीं रखना है, स्टार्टिंग में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई एग्जाम में हम लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, तो अभी जो स्टार्टिंग करते हैं तो डोंट बी इन हरी, डू स्टेप बाय स्टेप, ट्राई टू राइट, डोंट रीड, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के सोचेंगे, सोच के कर लेंगे, नहीं, उसको कॉपी कलम लेके बैठिए और स्टार्ट डूइंग इट। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एक्शन, ठीक है, हिस्ट्री नहीं है। ये देखो क्वेश्चन, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द फिगर इज 16 न्यूटन, हर जगह टेंशन सेम रहेगा, सेम स्ट्रिंग है, टेंशन एवरीवेयर विल बी सेम, 16 न्यूटन, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन देखने से क्लियर है कि इधर ही एक्सेलरेशन होगा, अगर गलत होगा तो कोई नहीं, नेगेटिव आ जाएगा, उसमें कोई इसमें नहीं है। एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर, फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट द टू कांटेक्ट विद द ब्लॉक। अच्छा, यहाँ का μ1 निकालना है, यहाँ μ2 निकालना है तुमको, ठीक है, निकाल लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा ही ड्रा करना है, ये ब्लॉक नंबर मान लो 1 है और ये ब्लॉक नंबर 2 है, इस दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर देना है, और इसी में नहीं करना है, फिगर में ही घुसेड़ फुसेड़ कर दिए, वो नहीं करना, अलग से इसको ब्लॉक ड्रा करना है।
अलग से ब्लॉक ड्रा करना है और सारा इंटरेक्शन, जितना भी इंटरेक्शन इसका सराउंडिंग के साथ है, वो सारा इंटरेक्शन को फोर्स के टर्म में दिखा देना। यही न्यूटोनियन अप्रोच है, इसी को न्यूटोनियन अप्रोच बोलते हैं, यही न्यूटन हम लोग को बताया है। ठीक है, तो डू इट बाय न्यूटोनियन अप्रोच, ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक नंबर 1 एंड ब्लॉक नंबर 2। ठीक है, ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर देना। ये हो गया ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक नंबर 2 जो है इंक्लाइन प्लेन पे है, तो इंक्लाइन प्लेन के ऐसे ड्रा कर दिया और ये ब्लॉक नंबर 2 हो गया। ठीक, अब दोनों का हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना। देखो दोनों किससे किससे फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? इन फ्री बॉडी डायग्राम you basically isolate the body from surrounding and show all the interaction which the body has with the surrounding in terms of forces। आप बॉडी को उसके सराउंडिंग से आइसोलेट कर देते हैं और उसका सराउंडिंग के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है उसको आप फोर्स के टर्म में दिखाते हो। यही हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में करते हैं, पहले भी हम कई बार बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, दोनों ही अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो अर्थ के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग वेट के टर्म्स में दिखाते हैं। 2g हो गया, ये 4 kg है तो ये 4g हो जाएगा। ठीक है, ओके। और किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सरफेस क्या कर रहा है? इसका मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। हाउ? बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये इंक्लाइन प्लेन क्या कर रहा है? इंक्लाइन प्लेन बॉडी नंबर 2 का मोशन को इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। हाउ इट इज कंस्ट्रेनिंग? by applying a normal reaction in direction opposite to the direction in which motion is constrained। ठीक है, सरफेस का कांटेक्ट में है तो उसका इंटरेक्शन हमने दिखा दिया। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है? स्ट्रिंग के साथ कर रहा है। स्ट्रिंग जो है टेंशन फोर्स लगाएगा और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा जिधर स्ट्रिंग होता है उधर लगाते हैं हम लोग। इधर में स्ट्रिंग इधर यहाँ है तो इधर टेंशन लगा दो। ठीक, अब चूंकि ऑलरेडी मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन दे दिया है, तो देयर इज एक्चुअल रिलेटिव मोशन टेकिंग प्लेस, सो यू जस्ट शो द डायनामिक फ्रिक्शन। ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो डायनामिक फ्रिक्शन जिधर मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, रिलेटिव मोशन जिधर हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कितना हो जाएगा जी? μn2 कर लो, μ2 दिया हुआ। और ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका हो गया v1। एक्सेलरेशन जो है दोनों का a है और a का वैल्यू दे रखा है आपको। ठीक, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई मतलब गिजिर बिजिर नहीं करना है और इसको एज इट इज छोड़ देना है और अलग से ड्रा करना है, तभी क्लियर होगा सारा चीज। ठीक है, ओके। नाउ ऑब्जर्वर हमारा बाहर ही है, बाहर का ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व करा 0.5 मीटर पर सेकंड। अगर इस पे होता तो ये तो मतलब अलग ही केस होता फिर। ठीक है, तो कॉर्डिनेट सिस्टम भी ड्रा कर लीजिए। कॉर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना इंपॉर्टेंट है, खास करके जहाँ पे इंक्लाइन प्लेन वगैरह दिया हुआ है। ये आपका x हो गया, ये y हो गया। कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक बार फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर दिए तब ये एक सवाल नहीं बल्कि 2 सवाल की तरह है। ठीक है, हाँ। एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही रहेगा, दिख रहा है वो तो। अच्छा, अब न्यूटन से कहना लगा लीजिए। ब्लॉक नंबर 1 जो है वो y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, सो n1 माइनस 2g is 0, that implies n1 is 2g। x डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, सो व्हाट इज द नेट फोर्स इन x डायरेक्शन? t माइनस दिस फ्रिक्शन μ1 n1, और n1 का वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल्स टू 2a। ठीक, ओके, दिस इज 30, सो दिस विल आल्सो बी 30। तो आपको टेंशन भी दे रखा है इनफैक्ट, तो टेंशन का वैल्यू पुट कर लो। 16 माइनस, अगर g का वैल्यू 20 कर ले तो 20 μ1 हो जाएगा,
और एक्सेलरेशन भी दे रखा है, एक्सेलरेशन है 0.5, तो यहां से क्या हो गया 20 μ1 इज, ये इधर आएगा तो 15 हो जाएगा, μ1 इज 15/20, so it is 0.75, it is 0.75, ठीक है, क्लियर है, वी हैव इवैल्यूएटेड μ1। अब इसका इस पे यहाँ आ जाइए, यहाँ पे नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, सो योर N2 माइनस 4g cos 30 is 0, so that implies N2 is 4g into √3/2, so this is 2√3g, or we can say 20√3, N2 is 20√3, ठीक, ये अच्छा। अब x डायरेक्शन में your acceleration is s, what is net force in x direction? 4g sin 30 is the force in positive x direction, या और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एक तो टेंशन हो गया, एक फ्रिक्शन हो गया μ2 N2, एंड दैट इज इक्वल टू 4a, ठीक। अब सारा वैल्यू पुट कर लो, 4g sin 30 क्या हो जाएगा, sin 30 इज 1/2, सो इट बिकम 2g मतलब 20, टेंशन भी दे रखा है, उसका ही वैल्यू पुट कर लो 16, μ2 हमें निकालना है, N2 हमें मिल गया है, N2 इज 20√3 μ2 एंड 4 गुने 0.5, ठीक है, 4 गुने 0.5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो 20 में से 16 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी μ2 जो होगा 2/20√3, ठीक है, तो 1/10√3 आ गया, कैलकुलेटर से कर लें, √3 हो गया तुम्हारा ये, तो बहुत कम आ रहा है यार, सही है ना, ऐसे कुछ आ रहा है भाई, ठीक है, ये भी सही है, 0.06 लिखा है, ठीक है, 0.06 ही है एक तरह से, समझ में आ रहा है जी, स्टेप बाय स्टेप करिए, है ना, इजी है। आगे चले, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्या बोल रहा है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन फिगर इज 0.2, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, मान लो एक्सेलरेशन इधर है, ऐसे इधर ही होगा, A is the acceleration in this direction, यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर होगा, ये ऊपर होगा, तीनों का ही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लो, 15 kg ऊपर जो 5 kg है, यहाँ जो 5 kg है, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लीजिए, ये 15 kg हो गया मास, ये वाला 5 kg यहाँ ले रहे हैं, और जो हैंगिंग मास है 5 kg उसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक। क्या क्या फोर्सेस लग रहा है बताओ, तीनों ही अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो
अर्थ के साथ जो इंटरेक्शन है उसको ऐसे दिखा दो, ठीक है। ये वाला जो 5 kg वो सरफेस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, सरफेस उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके अलावा तीनों ही स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये वाला हैंगिंग मास, ये तीनों ही स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग मान लो टेंशन T1 है और इस स्ट्रिंग का मान लो टेंशन T2 है, ठीक है। तो 15 kg जो है T1 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग के साथ, जिधर स्ट्रिंग है उधर ही टेंशन ड्रा करेंगे, ये आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ। और ये दोनों स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, T1 इधर, जिधर स्ट्रिंग है उधर ही टेंशन ड्रा करना है, T2 है, ठीक। अब आपका ये एक्सेलरेशन है आपका, मान लो इधर एक्सेलरेशन लिया है ना हमने, इसका इधर हो गया, इसका इधर हो गया, ठीक। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर सकते हैं, ऐसे अंडरस्टूड है, ऐसे अंडरस्टूड है। इसमें परपेंडिकुलर जहाँ रहता है वहाँ पे अंडरस्टूड रहता है, कोई रिजोल्यूशन नहीं करना है तो उतना क्रिटिकल नहीं है लेना, ठीक है। ओके फाइन गुड। नाउ इधर लिख दे क्या वाइट पे, वाइट बैकग्राउंड सही रहता है, नहीं बैकग्राउंड ही यूज किया जाए क्या। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सोलिड नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 15g माइनस T1 इस 15 है। यहाँ पे द इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन, सो n माइनस, अच्छा फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन छोड़ दिया हमने ना, यहाँ फ्रिक्शन भी ड्रा करो। कितना दे रखा है 0.2 है, बस यही फ्रिक्शन लगेगा, बाकी कोई जगह फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अच्छा दूसरे क्या है, सेकेंड 5 kg वाले में इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन, सो n माइनस 5g इज 0 एंड ये लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो व्हाट इज नेट फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन, T1 माइनस T2 माइनस ठीक, ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, सो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज T2 माइनस 5g इक्वल्स टू 5 है। ओके इसमें n का वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 माइनस n इज 5g, so 5g into 0.2 is what, g, call it equation 1, इसको 2 बोल दो और इसको 3 बोल दो, यही वाला इक्वेशन उतारे हैं यहाँ पे। क्या निकालना है तुमको, टेंशन निकालना है, एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं पहले, 1 2 3 ऐड कर देंगे हम लोग, 1 2 3 ऐड कर देंगे तो T1 T2 कट जाएगा, T1 ये T1 से कट जाएगा और T2 जो है ये वाला T2 इस T2 से कट जाएगा, 15 माइनस 5 10g इक्वल्स टू 15 5 20 5 25, यानी एक्सेलरेशन जो आ गया आपका, नहीं सॉरी 15 माइनस 5g और g 9g हो गया ना, 9g हो गया, सॉरी 15g माइनस 5g माइनस g, उधर 15 में से 6 गया 9, सॉरी 9g, ठीक। अब तुम्हारा a जो हो जाएगा 9/25g हो जाएगा, अगर g का वैल्यू पुट कर देते हो तो 5 25 5 दूनी 10 9 दूनी 18 18/5 5 3 15 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
अब ये वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, इसे पुट कर दीजिए, तो T1 विल बी व्हाट, 15G minus 15A. So G minus A is, G को 10 लिया है तो 10 में से 3.6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6.4, निकाल लेना है इसको। और T2 निकालना है तो यहाँ लिख लो, इस इक्वेशन से आ जाएगा। T2 इज 5G plus 5 है, तो 5 गुने 10 13.6, कैलकुलेटर से निकाल लो या गुना कर लेना जैसे भी है। 15 गुने 6.4 96, और 5 गुने 13.6 68। ये टेंशन हो जाएगा। This is going to be the tension in this string. Tension in the two string is going to be this. ठीक, गुड, ठीक है, कहीं एरर नहीं हो रहा, स्ट्राइक रेट बढ़िया है हम लोग का, ठीक है। हाँ, पहले से इसका सवाल हम नहीं करके आते हैं, हम यहीं पे करते हैं आपके सामने, ठीक है, उतना टाइम हमको मिलता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। गलती हुआ तो क्या होगा, वो वीडियो लोग काट देता है, ऑनलाइन में तो फायदा है, ठीक है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रोड एंड टायर ऑफ ए व्हीकल इज 4/3, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम incline the road may have so that once hard brake are applied, wheel start skidding, the vehicle going down at 36 km/h is stopped within 5 minutes. देखिए आप जब भी ब्रेक अप्लाई करेंगे, मतलब स्किड करने लगेगा ना, तो समझो वो स्किडिंग मतलब स्लिपिंग, ठीक है। तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो डायनेमिक फ्रिक्शन ही लगेगा। फ्रिक्शन जो है इट विल बी डायनेमिक फ्रिक्शन, वो डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे when the vehicle starts skidding. तो the friction when the vehicle skid is a dynamic friction which is mu n, which is mu n. रोड, अच्छा इनक्लाइन बोल रहा है, रोड का इनक्लाइन पूछ रहा है तुमसे। तो मान लो रोड जो है ऐसे है, बहुत शार्प इनक्लाइन नहीं होता है रोड में, मान लो इनक्लाइन थीटा है, और व्हीकल स्किड कर रहा है उसके ऊपर। स्किड में रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होता है, स्किडिंग जब करता है तो डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें, अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें हम लोग व्हीकल का, तो यू हैव दिस व्हीकल, तो इसका mg हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्किडिंग में जो है यू हैव डायनेमिक फ्रिक्शन एक्टिंग, सो यू हैव म्यू एन, राइट। सो व्हाट विल बी नेट फोर्स, you have this coordinate system x and y, this is your theta, theta has to be found, right, theta निकालना है ना हम लोग को। so net force in y direction is 0, ये पहले भी हम लोग इस तरह कर ही चुके हैं। तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आप अपना मतलब एक बार मास्टर कर लिए इसको तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो लार्जर ऑडियंस को बताना है ना, ठीक है। so I have to do everything step by step, right। ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स मान लो एक्सेलरेशन ये है, अच्छा व्हीकल गोइंग डाउन एट, हाँ ठीक है, नहीं लेकिन ये डी एक्सेलरेशन का बात कर रहा है ना जी, डी एक्सेलरेशन मतलब डी एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, राइट। पर ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव हो जाएगा, या क्योंकि मोशन इधर ही होगा, वेलोसिटी इधर ही होगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन मेक्स अ सेंस कि ये जो है डी एक्सेलरेट कर रहा है, रुक जा रहा है ना, रुक जा रहा है, यानी ये जो म्यू एन फोर्स है वो mg sin थीटा से बड़ा होगा, यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी इधर है लेकिन एक्सेलरेशन इधर होना पड़ेगा। ऐसा थीटा होना चाहिए कि ये डी एक्सेलरेट करे, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है, डायनेमिक फ्रिक्शन है, डायनेमिक फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा से ऊपर हो, ठीक है, ऊपर।
अच्छा ठीक है, ओके। सो mg sin थीटा, सॉरी, इफ यू वांट टू डी एक्सेलरेट, और दूसरा चीज, तो व्हाट विल बी डी एक्सेलरेशन, सी म्यू एन माइनस mg sin थीटा विल बी इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम लोग। 36 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर में रुक जा रहा है, तो कितना डी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, कितना डी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड, 5 मीटर के विद इन, 5 मीटर के विद इन रुक जा रहा है, 5 मीटर के अंदर ही रुक जा रहा है। तो डी एक्सेलरेशन क्या चाहिए बताओ, डी एक्सेलरेशन हैज टू बी 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5 मीटर 18 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड को 5 मीटर के अंदर रोक देना है, ठीक है। तो अगर 5 मीटर में भी रोकते हैं तो वेलोसिटी फाइनल इज 0, ये 10 स्क्वायर होगा, एंड 2as, सो s इज व्हाट 100 बटा 2a, मतलब 50 बटा a, और s जो होना चाहिए वो लेस देन 5 मीटर होना चाहिए, 5 मीटर के अंदर ही रोक देना है हमको, 5 मीटर के अंदर ही रोक देना है। अगर इसको रिवर्स रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा हमारा, तो यानी कि a हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, a हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही आ रहा है, 5 मीटर के अंदर रोक देना है हमको, यस, a हैज टू बी सो लार्ज, a हैज टू बी सो लार्ज, ठीक है, a इतना अधिक होना चाहिए, ठीक। और ये ऑफ कोर्स वेलोसिटी का ऑपोजिट होगा। सो व्हाट फ्रॉम हियर वी गेट दिस हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू, पहले इस इक्वेशन को m फिर से लिखो, n का वैल्यू तो हमें मालूम है ना, n is mg cos theta, so put it here, mu mg cos theta minus mg sin theta equals to ma, okay, m कैंसिल हो जाएगा, so your acceleration is what, mu g cos theta minus g sin theta, and this acceleration has to be greater equal to 250 meter per second square. This acceleration has to be greater equal to 250 meter per second square. So that implies mu आपको दे रखा है 4/3, mu जो है 4/3 दे रखा है, और g को हम 10 ले लेते हैं, तो ये g कट जाएगा, ठीक, यानी ये आ रहा है हमारा 4/3 साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी, माइनस साइन थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 25। अब थीटा का क्या वैल्यू होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये तो कभी भी 25 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, 4/3 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक बार ढूंढिए थोड़ा। ये तो ठीक है यहाँ तक, इसका पलटी कर दिए, अच्छा इसको पलटी किए हैं तो इसको पलटी नहीं किए हैं, ओ यहाँ इशू है, ये 1/5 होगा। रेसिप्रोकल नहीं तो दोनों तरफ लेंगे ना रेसिप्रोकल, इधर रेसिप्रोकल लिए तो इसको भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यहाँ एरर है। सो ए इज बेसिकली
50/5 A should be greater than equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A should be greater than equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जो है ना 10 करो, 10 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। अब थीटा का हम लोग को वैल्यू निकालना है। इसको एक काम करते हैं, 4/3 दिया हुआ, 4/3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। एक काम करो, फिर इसको कैसे लिखोगे यार, 3 से गुना कर दो। एक काम करो, 3 से गुना करो, 4 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू पहले 3। अब एक काम करो, 5 से डिवाइड कर दो। एक्चुअली 4/5 और 3/5 जो है ना बड़ा फेमस ट्रिग्नोमेट्री में है। 3/5, ठीक है। अब 4/5 जो है ना वो है आपका cos 37 cos थीटा माइनस साइन 37 साइन थीटा इज ग्रेटर देन 3/5। और ये क्या हो गया, ये हो गया cos 37 प्लस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। ठीक है, cos 37 प्लस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ओके, ठीक है। और 3/5 क्या है, साइन 37। साइन 37 बोले तो cos 53 है। साइन 37 इज हाउ मच, cos 53। 53 plus 37 is 90. So this is cos 53। अच्छा, cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर इफ cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2 दैट मीन थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। if cos थीटा 1 is more than cos थीटा 2 that means थीटा 1 is less than थीटा 2, है ना। 0 से 90 डिग्री में cos 30 जो है cos 60 से बड़ा है, तो यानी 30 डिग्री 60 से लेस है ऑफ कोर्स। तो अगर cos हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 37 प्लस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 53 डिग्री एंड थीटा हैज टू बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, 53 माइनस 37 16 डिग्री। 16 डिग्री। तो थीटा जो है ना मैक्सिमम थीटा विच यू कैन हैव इज 16 डिग्री। मैक्सिमम थीटा विच यू कैन अफोर्ड, अगर आप 5 मीटर के अंदर रोकना चाहते हैं गाड़ी को, 5 मीटर के अंदर गाड़ी को रोकना चाहते हैं, तो मैक्सिमम जो इंक्लाइन होगा वो 16 डिग्री होगा। इंक्लाइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 16 डिग्री होगा, और 16 डिग्री से ऊपर होगा तो 5 मीटर के अंदर नहीं रुकेगा। स्कीडिंग भी करने लगोगे ना तब भी 5 मीटर, कितना भी हार्ड ब्रेक पुल कर लो, हार्ड ब्रेक मतलब स्कीड करोगे तो स्कीडिंग के बावजूद नहीं रुकेगा अगर थीटा गोज मोर देन 16 डिग्री। समझ में यार, mg sin थीटा बढ़ जाएगा ना, mg sin थीटा इज गोइंग टू इंक्रीज। इफ यू इंक्रीज थीटा, mg sin थीटा इज गोइंग टू इंक्रीज, और जो म्यू mg cos थीटा है वो डिक्रीज करेगा। भाई थीटा जब बढ़ाते हैं तो cos थीटा घटता है और sin थीटा बढ़ता है। यहाँ देखिए, थीटा जब बढ़ाओगे तो ये जो है ना ये वाला चीज फॉल करेगा और ये वाला राइज करेगा, तो उसके इसमें एक्सेलरेशन डाउन हो जाएगा। एक्सेलरेशन डाउन होगा तो उसके बाद तो तुम्हारा है ये 5 मीटर के अंदर नहीं रुकेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मिनिमम तुमको 10 चाहिए। 10 से नीचे होगा तो नहीं रुकेगा गाड़ी तुम्हारा 5 मीटर के अंदर। गाड़ी जो है 5 मीटर के अंदर नहीं रुकेगा। समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स वाइज भी समझना है क्वेश्चन को, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं करना है। और यही तो देखो सही है, मतलब ये नहीं इक्वालिटी पुट कर दी है और जैसे तैसे आंसर मिला दिए, वो काम नहीं करना है।
आंसर मैच करना हम लोग का काम नहीं है, हम लोग का सवाल को सॉल्व करना काम है। एक आंसर वह मिला ले यार, हम लोग भी कहाँ चला गया। कितना आ रहा है भाई, 16 डिग्री। हाँ ठीक है, 16 डिग्री है, ठीक है, सही है। ओके, लेट्स गो अहेड। देखो ये क्वेश्चन, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन एथलीट शूज एंड ग्राउंड इज 0.9। एथलीट का जो शू है और जो ग्राउंड है जिस पे वो भागेगा, उसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.9 है। सपोज ए सुपरमैन वियर दिस शूज एंड रेसेस फॉर 50 मीटर। कोई सुपरमैन है, सुपरमैन मतलब कितना भी फोर्स लगा सकता है ग्राउंड पे। देयर इज नो अपर लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एट हाई स्पीड। फाइंड द मिनिमम टाइम दैट ही विल हैव टू टेक इन कंप्लीटिंग 50 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, suppose he takes this exactly this minimum time to complete 50 meter, what minimum time will he take to stop? देखिए वॉकिंग का क्या मैकेनिक्स है, जो वॉकिंग का मैकेनिक्स है वही रनिंग का मैकेनिक्स है। वॉक करने के लिए आप क्या करते हो, आप अपने पैर के जो फीट होता है उसके आगे वाले हिस्से से ग्राउंड को पीछे पुश करते हो। You push the ground backward and ground pushes you forward. आप ग्राउंड को पैर जो फीट है उसके आगे वाले हिस्से से पीछे पुश करोगे और ग्राउंड आपको आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, और उसी वही जो ग्राउंड आगे की तरफ पुश करता है उसके वजह से आप वॉक करते हो। और यही जो गेम है बहुत जल्दी जल्दी करते हो आप, तो रनिंग करने लगते हो। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ हार्ड यू कैन पुश द ग्राउंड। When you push the ground, what prevents you from slipping? जब आप ग्राउंड को पुश करते हैं तो आपके फीट को स्लिपिंग से प्रिवेंट कौन कर रहा है? इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लिप करने से रोक रहा है। ठीक है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, आपको पैर को स्लिप नहीं करना। जब आप फोर्स लगा रहे हो ग्राउंड पे तो आप ग्राउंड पे स्लिप नहीं कर रहे हो। स्लिप करोगे फिर तो रन ही नहीं कर पाओगे ना, गिर जाओगे। तो स्लिपिंग को प्रिवेंट कौन कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी क्वेश्चन ये है कि अब आप मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हो। आप कितने भी बलशाली रहो, लेकिन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल डिसाइड कि आप मैक्सिमम फोर्स ग्राउंड पे कितना लगा सकते हो। भाई आप बहुत बलशाली हो, सुपरमैन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी हार्ड ग्राउंड को पुश कर सकते हो। नहीं, स्लिप कर जाओगे आप। तो स्लिप ना करो, इसके लिए आप जो ग्राउंड को पुश कर सकते हो उस फोर्स का एक मैक्सिमा भी है। और मैक्सिमा कौन तय कर रहा है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पुट ए मैक्सिमा ऑन द फोर्स विथ विच यू कैन पुश द ग्राउंड। क्योंकि उससे ज्यादा फोर्स से पुश करेंगे, यू विल बी स्लिपिंग। आप स्लिप कर जाएंगे, आप स्लिप कर जाएंगे। सो देयर इज अ लिमिट ऑन विच हाउ हार्ड यू कैन पुश द ग्राउंड, हाउ हार्ड यू कैन पुश द ग्राउंड। तो तेज दौड़ने वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड ग्राउंड को पुश कर रहे हैं। नहीं, ग्राउंड को तो बहुत हार्ड कोई पुश कर ही नहीं सकता, वो तो लिमिटिंग वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ऊपर जा ही नहीं सकते। आप जल्दी जल्दी पुश करते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तभी आप तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप, you have to see how hard you can push the ground, how hard you can push the ground। ठीक है, तो मतलब ये चीज है दौड़ते समय, when you start running। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि स्टॉप कैसे करते हैं। स्टॉप करने में देखो, स्टॉप जो ऐसे से दौड़ते हैं आप, तो जब स्टॉप करते हैं तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलते थे। मतलब आप थोड़ा सा ग्राउंड को आगे की तरफ पुश करते हो, ग्राउंड आपको पीछे की तरफ पुश करता है। तो उसमें भी है कि आप ग्राउंड को आगे की तरफ भी बहुत ज्यादा हार्ड पुश नहीं करो, उस पर भी मैक्सिमा डिसाइड कर देगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, so static friction, limiting value of static friction will decide how hard one can push the ground when you start running or when you try to stop from running। ठीक है, हाँ, तो पहले ये पार्ट कर लेते हैं। तो the person, the superman cannot push the ground, even if he is superman, he cannot push the ground with a force more than limiting value of static friction। तो अगर वो चाहता है कि हम कम समय में इसको रीच कर जाए 50 मीटर,
50 मीटर जो है, there is upper limit on which capacity running a high speed. There is no upper limit. अच्छा, ओके, there is no upper limit, लेकिन ऑफ कोर्स पुश करने का तो लिमिट रहेगा ना, पुश करने का तो उसका कैपेसिटी, उसके कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता है वो सुपरमैन, उससे कोई ग्राउंड कितना स्टैटिफिक्शन टॉलरेट कर सकता है उस पर डिपेंड करता है, उसका कैपेसिटी बहुत लार्ज हो सकता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ही कैन पुश द ग्राउंड विथ लार्ज फोर्स, नहीं, ही कैन पुश द ग्राउंड with a force which can be maximum the limiting value of stratification. The maximum force with which he can push the ground is mu n, right? Mu n is the maximum force with which he can push the ground. और फिर ग्राउंड भी उतना ही फोर्स उसको आगे की तरफ पुश करेगा, तो जो सुपरमैन पे जो फोर्स लगेगा, जो ग्राउंड फोर्स लगाएगा, that will be equal to at max that will be equal to the limiting value of static friction. Limiting value of static friction, and this limiting value of static friction is what? Vertical direction में कोई motion नहीं हो रहा है ना, n minus mg will be 0, so n will be mg, right? So maximum acceleration is what? मास डिवाइड कर देगा, there is a maximum acceleration he can have, so maximum acceleration will give to you the minimum time. जब a max हो जाएगा तो t अपने आप min हो जाएगा, 50 है, so t square is what? 100/9 और t is 10/3, 10/3, ठीक है, ठीक। अब कह रहा सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट 50 मीटर, व्हाट मिनिमम टाइम विल इट टेक टू स्टॉप? भाई जब ये इतना दूर ट्रेवल करेगा तो व्हाट विल बी हिज वेलोसिटी? जब 50 मीटर पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा? वेलोसिटी इज गोइंग टू बी व्हाट? 80, a is 9 and t is 10/3, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 30 मीटर पर सेकेंड जब उसको रुकना होगा तो ग्राउंड को आगे पुश करेगा, ग्राउंड उसको पीछे पुश करेगा, और वो भी जो मैक्सिमम हो सकता है म्यू एन ही हो सकता है, ठीक है। मिनिमम टाइम पूछ रहा है तो मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन होना चाहिए, मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन के लिए मैक्सिमम फोर्स उस पर लगना चाहिए, ग्राउंड उस पर मैक्सिमम फोर्स म्यू एन ही लगा सकता है वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन होगा वो भी म्यू एन बाई एम, दैट इज 0.9 g, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट भी मैक्सिमम जो डी एक्सेलरेशन हो सकता है वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। तो अगर मान लो स्टॉप करना है तो यू वांट v इज 0 and u is your 30, a is 9, so minimum time you will take is 30/9, that becomes 10/3, 10/3 सेकेंड में स्टॉप भी कर जाएगा, तो ये अंडरस्टूड भी था ऐसे, ठीक है, 10/3 में ये स्टॉप कर जाएगा, मिला रहे, ठीक, ओके, आगे चलें। ये देखिए क्वेश्चन, ए कार इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर, इनकाउंटर्स ए 12.8 लॉन्ग स्लोप ऑफ एंगल 30 डिग्री। ये जो लेंथ है ये 12.8 मीटर है, कार का स्पीड जो है 21.6 है, ठीक। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रोड एंड द टायर इज 1/2√3, शो दैट नो मैटर हाउ हार्ड the driver applies the brake, the car will reach the bottom with a speed greater than this. Again वही चीज है, बहुत हार्ड ब्रेक पुल करने से जल्दी नहीं रुक जाएगा भाई, जो मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन हो सकता है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग वैल्यू, जो डायनेमिक फ्रिक्शन का वैल्यू है वही डिसाइड करेगा। इट इज द डायनेमिक फ्रिक्शन विच मेक्स अ व्हीकल स्टॉप, इट इज नॉट द यू हु मेक द व्हीकल स्टॉप। आप देखो मान लो बहुत हार्ड भी ब्रेक पुल कर लोगे तो ऐसा नहीं गाड़ी तुरंत रुक जाएगा,
गाड़ी रुकने का जो टाइम है या गाड़ी रुकने का जो डी एक्सेलरेशन है दैट इज डिसाइडेड फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। अगर मान लो नीचे का रोड स्लिपरी रहे तो बहुत हार्ड ब्रेक पुल भी करेंगे तब भी आप नहीं रुक पाएंगे, मतलब बहुत जल्दी नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो रुकने का डी एक्सेलरेशन है दैट इज डिसाइडेड बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डिसाइड करता है उसको। ठीक है, so the maximum deceleration which you can have is the dynamic friction which you have। skid करेगा तो maximum जो friction होगा, अगर मतलब स्लिपिंग हो रहा है तो उस केस में डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू डिसाइड द डी एक्सेलरेशन, डायनेमिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू डिसाइड द डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। सो व्हेन द व्हीकल इज हियर, when the vehicle is on an inclined plane, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लो एक बार। क्या क्या फोर्स लग रहा है बताओ। तो mg हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और इधर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, मान लो पूरा फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन μn लगता है, दैट इज द मैक्सिमम थिंग व्हिच यू कैन हैव। स्किड मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन कब होगा, जो स्किडिंग करने लगेगा। स्किडिंग करेगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला केस है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन जो स्किड करेगा तो इट विल बी डायनेमिक फ्रिक्शन व्हिच विल एक्ट ऑन द व्हील, ऑन द व्हील। ठीक है, तो क्या होगा बताओ इसका। दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, so what is deceleration? You know y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, so y डायरेक्शन में n minus mg cos theta is 0, so n is mg cos 30। ठीक है, net force in x direction is mg sin 30 minus mu n equals to ma। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स हो गया, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एम ए। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है क्योंकि आपका नीचे जाते जाते 21.6 से 36 चला गया है। तो हम चाहते हैं कि बहुत हार्ड ब्रेक पुल किया है, हार्ड ब्रेक पुल करेगा तो स्किड करेगा, स्किड करेगा तो डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा इस पर। एन का वैल्यू निकाल लिए हैं तो ये आ जाएगा। ऐसे तो ये आपको याद ही हो गया, याद हो गया होगा अभी तक तो, कि द एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कास थीटा, है ना। इसको याद भी कर लो, जो चीज बार बार आ रहा है सवाल में उसको याद करने में बेहतरी है। सो इट इज जी साइन 30 माइनस म्यू कास 30। ठीक है, तो दिस इज द एक्सेलरेशन। कितना भी हार्ड ब्रेक पुल करोगे तो ये एक्सेलरेशन तो होएगा ही। ये कितना हो जाएगा जी, 1/2 माइनस म्यू इज गिवन टू यू। अच्छा बढ़िया म्यू दे रखा है, √3/2 है ना। हमको लगा कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, √3 कट गया तो 1/2 माइनस 1/4, 1/4 हो जाएगा, 10/4 हो गया। 10/4 मतलब 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा ही, चाहे आप कितना भी हार्ड ब्रेक पुल करो 5/2 एक्सेलरेशन होगा ही। ठीक है, अब 5/2 एक्सेलरेशन होगा तो उस केस में आपका स्पीड पहले क्या था 21.6। 21.6 को अगर हम लोग उसमें कन्वर्ट कर लें, इसमें मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 आता है। 5/18 का मतलब 21×5 = 75 और 6×5 = 30, 108/18, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड। और जो फाइनल स्पीड बोल रहा है वो बोल रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी 5/18 से गुना कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 10 मीटर। तो हमें प्रूफ करना है कि कितना भी हार्ड ब्रेक पुल करे स्पीड जो है 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत हार्ड ब्रेक पुल करेगा तो व्हीकल स्किड करेगा, स्किड करेगा तो डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा, डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा तो ये एक्सेलरेशन होगा। अब चेक कर लेते हैं ये एक्सेलरेशन के साथ 6 जो है 10 बनता है कि नहीं। कितना दूरी में, ये भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है तुमको। डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 12.8।
तो चेक कर लेते हैं यार, 12.8 दूरी तय कर रहा है, 6 मीटर इनिशियल स्पीड है, तो वो रीच करता है कि नहीं देख लो। हमारा क्या होता है v, जो फार्मूला होता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो योर फार्मूला इज व्हाट, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v शुड बी 10 एंड u is 6 एंड s is 12.8 एंड a is यार 5/2। तो चेक कर लेते हैं ये होल्ड कर रहा है कि नहीं, ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर 36, ठीक। ट्वाइस acceleration is 5/2 and your distance is 12.8, 2 will cancel out। अब 12.8 बच्चों को 12×5 60 और 8×5 40, 64 हो गया। 36 प्लस 64 100, यानी v इज यही आ भी रहा है, ठीक है, यही चीज आपका आ भी रहा है। क्लियर है ना। कितना भी हार्ड ब्रेक पुल करो, बहुत हार्ड ब्रेक पुल करोगे, स्किड करेगा तो डायनामिक फ्रिक्शन लगेगा, तब भी इतना एक्सेलरेशन तो इंश्योर्ड है, होगा ही होगा। और आप अगर ऊपर 6 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करना है, 6 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड है, और 12.8 मीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा इंक्लाइन प्लेन पर 30 डिग्री एंगल के साथ, तो आपका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसका प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी हार्ड ब्रेक पुल करो। However hard you pull the brake, that is not going to have any effect at max। at max जो रिटार्डिंग फोर्स जो लग सकता है वो डायरेक्ट फ्रिक्शन के बराबर ही होगा। एट मैक्स जो रिटार्डिंग फोर्स लगेगा वो डायनेमिक फ्रिक्शन के बराबर ही होगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि मतलब अगर गाड़ी रोकना है तो पहले ही से थोड़ा थोड़ा ब्रेक पुल करना पड़ता है, एकदम से गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, ये सारा चीज़ में ना थोड़ा सा रोटेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ये सारा जो डिस्कशन है ना, मतलब ये जो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन है वो फ्रिक्शन के अंदर हम लोग नहीं करते हैं, ये हम लोग रोटेशन में करते हैं। रोलिंग पढ़ाते हैं ना, तो रोलिंग के समय इसको और ज़्यादा हम लोग थोड़ा सा ओपन करके बताते हैं, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। तो रोलिंग अगर थोड़ा सा अगर समझ में 10% 10% नहीं आता है तो डोंट वरी, रोलिंग पढ़ेंगे ना हम लोग तो उसमें ये और अच्छा समझ में आ जाएगा। रोलिंग इज द अल्टीमेट प्लेस वेयर द फ्रिक्शन हैज गॉट नाइस यूसेज, ठीक है, वो काफ़ी यूज होता है फ्रिक्शन का वहाँ पे, ठीक है। तो रोलिंग, वंस यू रीड रोलिंग दीज थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर टू यू, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। ये देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पता नहीं वर्मा जी को मिला नहीं तो रोलिंग वाला ही डाल दिए हैं। A car starts from rest on a half kilometer long bridge. The coefficient of friction between tire and the road is 1.0, ठीक है, so that one cannot drive through the bridge in less than 20 seconds. अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। मतलब कार में क्या है, 4 चक्का लगा हुआ है, कार में जो है 4 चक्का लगा हुआ है, तो कार मूव कैसे करता है। आपको लगता है कि आप गाड़ी चलाते हैं, आप क्या करते हैं, वो ऑन करते हैं इंजन, उसका इंजन ऑन करेंगे तो आपके पास क्या है, आपके पास व्हील को घुमाने का एक मैकेनिज्म है, आपके पास व्हील को घुमाने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। मान लो व्हील हम ड्रा करें, दिस इज व्हील एंड दिस इज द सर्फेस ऑन विच यू वांट टू राइड, ठीक है, ये व्हील है, सरफेस है। आप क्या करोगे, आप व्हील को घुमाओगे, ठीक है, घुमाने का मैकेनिज्म है, तो घुमाएंगे तो ओमेगा आर से जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है व्हील का, वो रोड के रेस्पेक्ट में स्लिप करेगा। जब रोड के रेस्पेक्ट में स्लिप करेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ऑफ कोर्स हमने यहाँ ड्रा कर दिया है, ठीक है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये फ्रिक्शन जो है VCM क्रिएट करेगा, वेलोसिटी क्रिएट करेगा। मतलब आप सिर्फ ओमेगा क्रिएट करते हो, और जैसे ही ओमेगा क्रिएट करते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रोड के रेस्पेक्ट स्लिप करता है और फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन जो है आपको जो है आगे की तरफ फोर्स लगाता है टायर पे, और उसकी वजह से वेलोसिटी आता है टायर के अंदर, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स विच यू कैन हैव इज व्हाट, म्यू एन, मैक्सिमम फोर्स विच यू कैन हैव इज म्यू एन। तो यही एक्सेलरेशन भी काउज करेगा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन विल बी हाउ मच,
एफ बाई एम, समझ ना, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की डायरेक्शन में, और यही गाड़ी को मूव करवाता है। अगर मान लो कोई आदमी बिल्कुल स्लिपरी रोड पे रहे और तेल वेल गिरा दे तो क्या होगा, ओमेगा गाड़ी का चक्का घूमते रहेगा, स्पीड भी दिखाएगा, लेकिन व्हीकल आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हिच यू कैन हैव इज म्यू एन, राइट, एंड एन इज व्हाट, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, एन एम जी, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, सो एन विल बी इक्वल टू एम जी। So maximum acceleration which you can have in the car is mu g, not more than that. ठीक है, maximum acceleration is mu g, right, and mu g is how much, mu is 1, so g is let's take it 10 meter per second square, ये maximum acceleration होगा। This is the maximum acceleration, और distance कितना travel करना है, हाफ किलोमीटर डिस्टेंस मतलब 500 मीटर, ठीक है। यानी जो मिनिमम टाइम लगेगा, जो टाइम मिनिमम टाइम लगेगा 1/280 500, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमाइज करेंगे तो टाइम मिनिमाइज अपने आप हो जाएगा ना। ए को मैक्सिमाइज करके पुट कर दिया 10 तो टाइम अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 500 गुने 2/10 है, क्या आ रहा है जी, टी स्क्वायर आया ना ये 100, दैट मीन्स टी मिन इज 10 सेकेंड, you cannot cross the bridge in less than 10 सेकेंड, बिकॉज उसके लिए आपको वेलोसिटी जाए चाहिए, उतना वेलोसिटी रीच ही नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही यही है। आप कार को मतलब हम लोग को लगता है गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी फ्रिक्शन चलाता है, ठीक है, हम गाड़ी में कल चक्का घुमाते हैं, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन प्लेजर हो। तभी देखो रोड पिच वगैरह का बना होता है ना, अब रोड में टाइल्स नहीं बिछाते हैं हम लोग कभी भी, रोड देखो पिच से बना होता है, हाई फ्रिक्शन वाला सब्सटेंस होता है जिसका म्यू बहुत हाई हो। रोड को हम लोग, चक्का भी देखो हम लोग रबर का बनाते हैं, ठीक है, तो कि रबर का फ्रिक्शन बहुत हाई होता है, रबर का फ्रिक्शन बहुत हाई होता है, रोड का जो मटेरियल होता है जिससे रोड बनाते हैं उसका भी फ्रिक्शन बहुत हाई होता है। तो हाई एंड हाई फ्रिक्शन का मटेरियल यूज करते हैं ताकि ये एफ का वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, ताकि गाड़ी उतना अधिक पिकअप करे, ठीक है। मलेशिया में चले जाएंगे, इंडोनेशिया, तो रबर का रोड भी बनाता है, रबर बहुत पाया जाता है, तो रबर इज गुड मटेरियल टू मेक ए रोड, ड्यूरेबल भी रहता है, बरसात में खराब भी नहीं होता, फ्रिक्शन भी बहुत हाई होता है। So we deliberately makes the road and the wheel with a material which is having a very high friction coefficient, ठीक है। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और रोलिंग में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, सपोज sorry, figure shows two blocks in contact sliding down an inclined plane of inclination 30 degree. The friction coefficient between block of mass 2 kg and the incline μ1, यहाँ पे μ1 है, μ2 है ना, between the block and the 4 kg and incline μ2. Calculate the acceleration of 2 kg block if μ1 is 0.2 and 0.3. B if μ1 is 0.3 0.2. अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, ए पार्ट पहले करते हैं, फिर ए पार्ट करते हैं, लेट्स डू ए पार्ट। ये कितना है, अच्छा ठीक, मतलब अगर इसको अकेला छोड़ दें और इनको अकेला छोड़ दें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। तो उस केस में जी साइन थीटा तो दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन जो फ्रिक्शन इस पे लगेगा म्यू जी कॉस थीटा, वो इस पे कम होगा, इस पे ज़्यादा होगा, नहीं, इससे फ्रिक्शन कम लगेगा, इस पे ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर इसको अलग अलग डिटैच कर दें हम लोग तो ये ज़्यादा एक्सेलरेशन इसका होगा, इसका कम एक्सेलरेशन होगा, तो फ्रिक्शन इस पे ज़्यादा लगेगा ना, फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होता, फ्रिक्शन की वजह से जो डी एक्सेलरेशन होगा वो अधिक होगा। मतलब अकेले अकेले जो बॉडी जब होता है तो क्या होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है,
जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कास थीटा होता है। तो जी साइन थीटा तो दोनों के लिए सेम है वैल्यू, लेकिन म्यू जी कास थीटा का बात करेंगे तो म्यू जी कास थीटा कॉस थीटा एंड जी इज सेम फॉर बोथ द बॉडी, लेकिन म्यू जो है इसका कम है, इसका अधिक है। यानी अगर अकेले अकेले रहे तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। इसका मतलब है कि एक दूसरे पे पुश करेगा, ये एक दूसरे को पुश भी करेगा, ठीक है। तो देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन ओवर हियर। चलो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करो सबसे पहले। तो लेट्स ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg एंड 2 kg सेपरेटली। एक 4 kg हो गया, और यहाँ मान लो यहीं पे 2 kg रख देते हैं, ठीक है। ठीक, अलग अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम अलग ही रखते हैं हम लोग। दोनों ही अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और दोनों ही इंक्लाइन प्लेन से इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि उसके मोशन को कंस्ट्रेन कर रहा है इनटू द इंक्लाइन, ठीक है। एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहा होगा, ठीक है। नहीं लगा रहा होगा तो एन जीरो अपने आप आ जाएगा। मान लो ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा है आर, तो ये भी नहीं छोड़ेगा इसको, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन मान लो ए है, ए इज द एक्सेलरेशन हियर, ठीक है। अब ठीक हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लो। यहाँ पे ऐसे ऐसे, this is x, this is y, this is x, this is y. Now write the equation. Angle 30 degree दिया हुआ है, this will be 30, this will be 30, ठीक है। So net force in y direction for both of them is 0. Net force in y direction is n1 minus 4g cos 30 is 0. Net force in y direction there in case of 2 kg is also 0. So n2 minus 2g cos 30 is also 0. ठीक। अच्छा, फ्रिक्शन, if they are sliding down the incline, the friction over here will be in this direction. That will be equal to what? Mu 2 n. अच्छा, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना, mu 2 n1 और mu 1 n2। इसको काम करें, इसको n2 कर देते हैं, इसको n1 कर देते हैं, ठीक है। इसको n2 कर दो, थोड़ा सा सही लगेगा देख सुनने बोलने में भी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन यहाँ हो गया mu 2 n2 और यहाँ पे फ्रिक्शन हो गया mu 1 n। ठीक, अब सही लग रहा है ना, जैसे mu 1 n2 mu 2 n1 अच्छा नहीं लग रहा बोलना। अच्छा ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन है, सो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन विल बी हाउ मच, 4g sin 30 माइनस प्लस r1 माइनस mu 2 n2, n2 is how much, 4g cos 30 equals to 4a, और 2 kg का 2g sin 30, r यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में r ही लिखो, और माइनस mu 1 and n1 is what, 2g cos 30 equals to 2a। किसी किसी पेज में ना कुछ सॉफ्टवेयर का एरर हो जाता है, भागने लगता है, ठीक है। क्या निकालने बोला है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो जोड़ दो, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 6g sin 30 माइनस mu 2 4g cos 30, mu 2 is how much, 0.3, तो कितना आ जाएगा, 0.3 गुने 4, 1.2g cos 30, और ये भी जुड़ेगा, mu 1 कितना है, mu 1 0.2, 0.2 मतलब 0.4g cos 30 is 4 plus 6 है,
ठीक, ओके. Sin 30 is 1/2, so this is 3g 30 minus 1.2g मतलब 12 और ये 4 16 ना, 16g cos 30 हो जाएगा. ये 12 हो गया गुना करके, ये 4 हो गया, 16 cos 30 is √3/2 equals to 6 है. 30 minus 8√3 is 6 है. Acceleration is what? 30 minus 8√3/6. कैलकुलेट कर लें. $2.69. That is the acceleration. That is your acceleration. Yeah. ठीक. That is your acceleration. अच्छा, ठीक है. बी पार्ट क्या बोल रहा है? ए पार्ट का आंसर मैच कर लें क्या? $2.7. ठीक है. ठीक. बी पार्ट में क्या बोल रहा है? बी पार्ट देखो, μ1 is 0.3, सॉरी μ1 is 0.3, ये 0.3 है. This is now 0.3 and μ2 is 0.2. ये 0.3 है, 0.2 है. ठीक है. क्या पूछा है, किसका पूछा है? μ1 का पूछा है ना. अब देखो यहाँ पे एक समझो एक चीज, कि दोनों अलग अलग होता तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता, इसका एक्सेलरेशन कम होता. मतलब हम ये इसलिए बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया इसका रोल नहीं है आर का, लेकिन कभी आर पूछ दे मान लो, तो पूरा सवाल अभी हम लोग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाना है हम लोग को. तो सवाल को समझिए आप. ये अगर अकेले होगा तो इस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, इस पर म्यूजी कास्ट थीटा इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा. यानी अगर ये मूव भी करेंगे ना, डिटैच होकर मूव करेंगे, इनके इसमें कोई आर टाइप का फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहेगा. जब मूव करेंगे तो दे वोंट बी रिलेटेड टू ईच अदर. जी साइन थीटा दोनों का सेम है, म्यूजी कास्ट थीटा इसका कम है, इसका ज़्यादा है. सो इट विल मूव विद लार्जर एक्सेलरेशन, दिस विल मूव विद लेस एक्सेलरेशन. तो इसको तो भूल जाइए, इसी का निकाल लो अकेले का. ठीक है, अकेले का एक्सेलरेशन क्या होता है? जी साइन थीटा माइनस म्यूजी कास थीटा, ये एक्सेलरेशन होता है. इसका वैल्यू पुट कर दो, 10 गुने साइन थीटा 1/2 हो गया, और म्यू इसका 2 kg का निकालना है, तो म्यू 2 kg का पुट कर दो सीधे. 0.3 गुने 10 गुने √3/2, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा. तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा मोशन में, इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से एक्सीलरेट कर जाएगा, ये कम तेजी से एक्सीलरेट करेगा. शुरू में दोनों रेस्ट पे है, दोनों डिटैच कर जाएंगे. देखो कितना आएगा बताओ, ये कितना हो गया? 5 माइनस 3/2 1.5√3 निकाल लेते हैं. 5 माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड, 2 kg का. अगर 4 kg का पूछेगा तो फिर μ2 पुट कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा उसका भी. ठीक है, 2.4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए. क्या बोला? 2 masses m1 and m2 are connected by light rod. अच्छा, and system is slipping down a rough incline with angle theta with the horizontal. The friction coefficient at both the contact is mu. Good. Find the acceleration of system and the force by the rod on each block. देखो, question plays a trick on you. ये m1 है
और ये m2 है, ठीक है। अब फ्रिक्शन जो है, दोनों जगह फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, दोनों जगह फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, यहां भी म्यू है, यहां भी म्यू है। तो भाई ये रॉड रहे या न रहे क्या फर्क पड़ेगा इससे? दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। मतलब अगर इफ दे आर फ्री, इफ देयर इज नो रॉड, both are going to move with acceleration g sin theta minus mu g cos theta। अगर रॉड नहीं भी रहेगा ना तो दोनों ही इसी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब दूसरी बात, हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों शुरू में मान लो रेस्ट पे था, आज सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सो इवन इफ आई हैव अ रॉड इट वोंट चेंज एनीथिंग, द रॉड विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स, दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना। या तो होता कि इसका एक्सेलरेशन कम होता, इसका ज्यादा होता, फिर तो रॉड में टेंशन आता और फिर m1 m2 फोर्स लगाता, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द फोर्स बाय द रॉड इज जीरो। रॉड तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, रॉड तो फोर्स तब लगाता है ना, ऐसे करोगे तब भी आ जाएगा। रॉड तो फोर्स तब लगाता है जब ये इसका कम एक्सेलरेशन होता है, इसका ज्यादा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये रॉड को पुश करता है, ये फिर फोर्स लगता है, फिर हम लोग दोनों को क्या करते हैं ना, एक ही सिस्टम मान लेते हैं, दोनों को एक ही सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स, देयर इज नो फोर्स exerted by the rod and acceleration is going to be this, simply acceleration is going to be this only, acceleration यही रहेगा। समझ में आ रहा है? कुछ मैच करने का है नहीं ऐसे, ठीक है। ओके, ये देखो क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस, block of mass m is kept on a rough horizontal surface, the coefficient of static friction between the block and the surface is mu, ठीक है। block is pulled by applying a force on it, what minimum force is needed to slide the block, in which direction should the block force, in which direction should this force act, ठीक। इस तरह क्वेश्चन एरोडो में भी है, एरोडो का भी क्वेश्चन करना चाहिए आप लोगों को। ये ब्लॉक है, मास m का, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करना चाहिए, डायरेक्शन भी चलो निकाल लेंगे। मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मान लो F इज द फोर्स विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। और बाकी कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, दूसरा mg हो गया। अब देखो इस F का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है F cos थीटा, इस F का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज F cos थीटा, ठीक है। F cos थीटा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, इसके अंदर एक टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन क्रिएट करेगा, M के अंदर एक टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन क्रिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। जैसे ही वो टेंडेंसी क्रिएट होगा, जैसे ही वो टेंडेंसी क्रिएट होगा, a friction will start acting in opposite direction। ये F cos थीटा जो है एक नेट अनबैलेंस फोर्स होगा जो इसके पे लगेगा और वो इसको सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लिप करवाने का टेंडेंसी क्रिएट करेगा। जैसे ही वो टेंडेंसी क्रिएट करेगा, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन F एक्ट करेगा, द स्टैटिक फ्रिक्शन F विल एक्ट, द स्टैटिक फ्रिक्शन F विल एक्ट, ठीक है। What minimum force is needed to slide the block? The minimum force which is needed, देखो पहले तो just slide the block बोला है, मतलब slide with zero acceleration। minimum force की बात कर रहा है, तो minimum force which is required will lead to what? just sliding वाला केस बनेगा। मतलब minimum, चूंकि force minimum है, तो that is the force required to slide this block with zero acceleration। हायर एक्सेलरेशन के लिए तो और ज्यादा फोर्स चाहिए होता है। मिनिमम फोर्स विल लीड टू एक्सेलरेशन विथ वेलोसिटी विथ जीरो एक्सेलरेशन। व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक, ठीक है। तो मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, जस्ट स्लाइड द ब्लॉक, ऐसे करोगे। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक, और मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड, एक ही बात है। तो इक्विलिब्रियम का केस है आपका, जैसा केस ऑफ इक्विलिब्रियम, जस्ट स्लिपिंग का केस
हम लोग बनाना चाहते हैं ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग. So net force in y direction has to be 0 कि y direction में equilibrium है. So what do you have? n plus f sin theta force in y direction हो जाएगा minus mg is 0. और दूसरा x डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है तो f cos थीटा माइनस एफ है 0. और चूंकि आप इसको जस्ट स्लाइड करना चाहते हैं, यू वांट टू जस्ट स्लाइड इट, मतलब तो मिनिमम फोर्स विच यू रिक्वायर, देखो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज दिस, तो जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा मतलब स्लाइड करने के लिए आपको क्या होगा, दिस एफ कॉस थीटा, द मिनिमम फोर्स विच यू नीड इज इक्वल टू दिस. यू हैव टू ओवरकम द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. In order to slide this, f cos theta जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा है, you must overcome the limiting value of stratification, f max. Now what is f max? F max is mu n. In order to make the body just slide, you have to overcome the limiting value of stratification. f cos theta जो है horizontal direction force है, ये इस f का जो limiting value है उसको ओवरकम करेगा तो ये फिर स्लाइड करना चालू कर जाएगा. ठीक है. सो एफ कॉस थीटा हैज टू बी मोर देन इक्वल टू एफ मैक्स, राइट, मोर देन इक्वल टू एफ मैक्स इफ यू वांट टू मेक द बॉडी स्लाइड. अगर आप बॉडी को स्लाइड करवाना चाहते हैं देन दिस एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्स. अगर एफ मैक्स के बराबर होगा तो जस्ट स्लाइड करेगा और एफ मैक्स से बड़ा होगा तो एक्सेलरेट करके स्लाइड करेगा. ठीक है, एक्सेलरेट करके स्लाइड करेगा. ठीक, ओके. बाद में हल्का सा कम कर सकते हो क्योंकि बाद में डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा, तो टू कंटिन्यू स्लाइड आप हल्का सा फोर्स को कम कर सकते हैं क्योंकि बाद में फिर डायनेमिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा. ठीक है, लेकिन रेस्ट पे है और रेस्ट से मोशन में लाना है तो योर एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू एफ मैक्स. म्यू एन, एन निकाल लो यहाँ से, एन हमने इक्वेशन जो वाई का लिखा है वहां से निकल जाएगा. एन, एन क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा. तो यहां से आ जाएगा f cos थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा. ठीक है, ओके फाइन गुड. और यहां से हम लोग का f निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा f cos थीटा, इधर लेके आओगे तो क्या आएगा म्यू साइन थीटा is greater than equal to mu mg. तो जो मिनिमम फोर्स फॉर ए गिवन थीटा, the minimum force which you must apply, for sorry not f, मैंने ऐसे लिख दो इसको, the minimum force you must apply should be, मतलब जो आप f लगा, if you want to make the body move, if you want to make the body move you must apply a force more than this. ठीक है, अगर आप बॉडी को मूव करना चाहते हैं तो आपको ये इससे अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा. मतलब अगर ये फोर्स लगाएंगे तो जस्ट मूव करेगा. फॉर ए गिवन थीटा अगर आप ये फोर्स लगाएंगे तो बॉडी जस्ट मूव करेगा फॉर ए गिवन थीटा. ठीक है, अभी थीटा के लिए भी मिनिमाइज करेंगे इसको. तो जो फॉर ए गिवन थीटा इतना फोर्स लगाएंगे तो जस्ट स्लाइड करेगा और इससे अधिक लगाएंगे तो इट विल स्लाइड विथ एक्सेलरेशन, राइट. सो फॉर ए गिवन थीटा द मिनिमम फोर्स विच यू नीड टू मेक द बॉडी स्लाइड इज दिस. द मिनिमम फोर्स विच यू नीड टू मेक द बॉडी स्लाइड इज दिस. ठीक, अब देखिए एफ मीन जो है थीटा का फंक्शन आ गया है. अब क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि कौन से थीटा के वैल्यू के लिए जो एफ मीन जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड स्लाइड करने के लिए वो मिनिमाइज हो जाएगा. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस एफ मीन विल बी मिनिमम. द क्वेश्चन इज आस्किंग यू बेसिकली कि कौन से थीटा के वैल्यू के लिए, आप देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है. व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीडेड टू मेक द बॉडी नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक. मतलब फॉर ए गिवन थीटा दिस इज द मिनिमम
वैल्यू ऑफ फोर्स विच यू मस्ट अप्लाई टू स्लाइड द ब्लॉक। लेकिन ये क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन शुड दिस फोर्स एक्ट। अब इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस एफ मिन विच इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक बिकम्स मिनिमम। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप कैलकुलस यूज कर सकते हो। आप डिनोमिनेटर में जो थीटा का टर्म है ये वाला, इसको मैक्सिमाइज कर दोगे तो एफ मिन मिनिमाइज हो जाएगा, एफ मिन मिनिमाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको। आप क्या करोगे, कैलकुलस यूज करके उसको मैक्सिमाइज कर दो, डिनोमिनेटर वाला टर्म को जो है, डिनोमिनेटर वाला टर्म को मैक्सिमाइज कर दो। देखो ऐसे कर सकते हो आप। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में मान लो फंक्शन एफ है कास थीटा। अच्छा एफ चूंकि फ्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो एक काम करो, इसको जी कर लिख दो। मान लो डिनोमिनेटर फंक्शन जी है which is cos theta and mu sin theta. So you want the value of theta for which this is minimum. So dg by d theta will be what? Minus sin theta plus mu cos theta is going to be 0. So the value of theta for which you will have minimum is this. ठीक है, बाकी सेकंड डेरिवेटिव निकाल के कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, so the value of theta for which this minimum force which you need to slide the block becomes minimized is mu mg, and cos theta is what? Cos theta is, अच्छा ये p mu by 1 हो गया, परपेंडिकुलर बेस हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इट इज 1 plus mu square, and this is बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, म्यू एक और आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, म्यू पहले से भी एक था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 1 plus mu square by under root 1 plus mu square, ठीक है। सो दिस विल अल्टीमेटली विद दिस, ये बिल्कुल मिनिमम फोर्स होगा, ठीक है। दिस इज द मिनिमम फोर्स विच यू नीड टू स्लाइड। और जो एंगल आपका होना चाहिए ब्लॉक पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ये एंगल कहाँ गया, this angle has to be, this is the minimum, दो जगह मिनिमम वर्ड यूज कर रहे हैं। एक तो मिनिमम हो गया कि वो फोर्स जो फॉर गिवन थीटा द फोर्स विच इज जस्ट नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक, वो आ गया हमारा ये। अब थीटा का अगर वैल्यू tan इनवर्स म्यू लोगे तो ये जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा, वो और मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। थीटा का जो ये वैल्यू है tan इनवर्स म्यू, इस पे जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, म्यू एम जी बाई 1 plus म्यू स्क्वायर, म्यू एम जी प्लस 1 by म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो समझने में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, समझने में कोई इशू हो यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। हाँ ठीक है, अगला 11 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। सो डू इट केयरफुली, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज पुट अ मैसेज, ठीक है। ऐप पे देखना तो ऐप पे, यूट्यूब पे देखना यूट्यूब पे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।